यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंक के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग के साथ रिलेटेड है, यानी कि वो कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला देखो, इन विच फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक मर्चेंट बैंकर हैंडल द प्रोसेस ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग preparing, managing the issuing of stock and bonds, which involves working on prospectus, pricing, coordination with regulatory bodies। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है मर्चेंट बैंकर जिसके अंदर जो मर्चेंट बैंकर होता है वो न्यू सिक्योरिटीज को इशू करने की पूरी जो प्रोसेस होता है उसको मैनेज करता है। जैसे कि स्टॉक को इशू करना, जैसे कि उसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाना, उसकी प्राइसिंग करना, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ताकि जो इशू है वो सक्सेसफुल हो सके। इसे हम अंडरराइटिंग कहते हैं, इसे हम इशू मैनेजमेंट कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सारे के सारे जो कि मर्चेंट बैंक परफॉर्म करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इशू मैनेजमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा। इशू मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो इशू मैनेजमेंट के अंदर एक सिक्योरिटीज को इशू करने से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे मर्चेंट बैंक जो है वो परफॉर्म करता है। कंपनी जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है जब वो एक मर्चेंट बैंक को अपॉइंट जो है वो कर देती है। इशू मैनेजमेंट के अलावा और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होता है? देखो, जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसका ना एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो है वो क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर 90%, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी शेयर्स इशू करे तो 90% जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब होने जरूरी है, अदरवाइज जो इशू है वो फेल हो जाएगा। तो मान के चलो कंपनी ने यहाँ पर 10,000 शेयर इशू किए तो कम से कम यहाँ पर इसमें से 9,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब होने जरूरी है मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इशू जो है वो फेल हो जाएगा। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए ना अंडरराइटिंग की जो सहारा है वो लेती है कंपनी। अंडरराइटिंग के अंदर जो मर्चेंट बैंक है वो बेसिकली कंपनी को गारंटी देता है कि अगर आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो पूरा नहीं होता है तो जितने भी रिमेनिंग शेयर्स होंगे जो कि जरूरी होंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए वो हम आपसे बाय कर लेंगे और आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे अगर कंपनी ने 8,000 शेयर जो है कंपनी के सब्सक्राइब हो गए, 1,000 शेयर यहाँ पर आएगा, तो इस केस में जो हमारा मर्चेंट बैंक है वो क्या करेगा? इन शेयर्स को बाय कर लेगा, जिससे इसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फुलफिल जो है वो हो जाएगा। अंडरराइटिंग का मतलब कि कंपनी को गारंटी दे देना है कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो उस केस में जितने भी शेयर्स बच जाएंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए वो हम आपसे जो है वो बाय कर लेंगे, जिससे कि आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया वो पूरा हो जाएगा और आपका जो इशू है वो सक्सेसफुल जो है वो हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो मर्चेंट बैंक है वो कस्टमर का यानी कि जो क्लाइंट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका जो पोर्टफोलियो उनको मैनेज करता है। क्या है पोर्टफोलियो? यहाँ पर क्या है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंपनी, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे एक कंपनी ने मान के चलो अपने पैसे को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, डेट इंस्ट्रूमेंट में इशू किया, मतलब इन्वेस्ट किया, मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो उनके कॉम्बिनेशन को, ग्रुप को हम पोर्टफोलियो कह देते हैं। तो ये पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न यहाँ पर कस्टमर को मिल सके। ठीक है, और उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके, इसके बारे में एडवाइस जो है वो मर्चेंट बैंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग के अंदर अगर कोई कंपनी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो जो हमारा मर्चेंट बैंकर है वो बेसिकली एडवाइस देता है कि उसे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और या फिर नहीं करनी चाहिए, यानी कि पूरी डिटेल बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए तो क्या रीजन है उसके पीछे, वो सारी चीजें जो है वो बताता है, जिससे कॉर्पोरेट जो है वो डिसीजन सही तरीके से ले पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्राइमरली इन्वॉल्व मर्चेंट बैंक एज अ लीड मैनेजर को मैनेजर टू द इशू। इशू मैनेजमेंट के अंदर जो मर्चेंट बैंक है वो लीड मैनेजर होता है, को मैनेजर होता है, जो कि पूरी की पूरी इशू मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको मैनेज करता है। जो इशू मैनेजमेंट का फंक्शन होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्री इशू यानी कि शेयर्स को इशू करने से पहले, और एक होता है पोस्ट इशू शेयर्स को इशू करने के बाद। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्री इशू फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि प्री इशू फंक्शन के अंदर नहीं आता, मतलब शेयर्स को इशू करने से पहले ऐसा कौन सा काम है जो कि मर्चेंट बैंक को नहीं करना पड़ता। पहला, प्राइसिंग ऑफ इशू, मार्केटिंग ऑफ इशू, इशू ऑफ शेयर, या फिर कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर लायबिलिटी। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि प्री इशू फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन इंक्लूड नहीं होता। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ इशू, मार्केटिंग ऑफ द इशू, इशू ऑफ शेयर्स,
कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर लायबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर लायबिलिटी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि प्री इशू फंक्शन होते हैं। जैसे कि पहला प्राइसिंग ऑफ इशू, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटीज यहाँ पर इशू की जाएगी उसका प्राइस यहाँ पर कितना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उस इशू की मार्केटिंग करना ताकि लोग उस शेयर्स को जो है वो परचेज कर सके जब कंपनी शेयर्स को इशू करे, और फाइनली यहाँ पर शेयर्स को इशू करना। तो ये तीन फंक्शन है जो कि प्री इशू फंक्शन के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ पोस्ट इशू फंक्शन इज इशू मैनेजमेंट। अगर हम इशू मैनेजमेंट की बात करें तो कौन सा हमारा यहाँ पर पोस्ट इशू फंक्शन होता है? पहला, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अमाउंट रिसीव, यानी कि आपने जो भी शेयर्स यहाँ पर इशू किए थे तो पब्लिक अगर उसको बाई करती है तो पेमेंट करेगी, फ्री में तो शेयर्स मिलेंगे नहीं। तो जो एप्लीकेशन आए हैं और जो पैसा आया है एप्लीकेशन के साथ उसे कलेक्ट करना, तो बिल्कुल ये फंक्शन होता है पोस्ट इशू का। फाइनल अलॉटमेंट और रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसकी फाइनल अलॉटमेंट करना, यानी कि फाइनली शेयर्स अलॉट कर देना, और अगर बाई चांस शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं तो रिफंड कर देना, बिल्कुल ये फंक्शन होता है। उसके बाद मेडिंग शेयर सर्टिफिकेट, तो जिन शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किए गए हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट जो है वो दे देना। तो अपना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे हमारे पोस्ट इशू फंक्शन के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मर्चेंट बैंकर serve as debenture trustee, ensuring that interest of debenture holders are protected and that the terms of debenture issues are adhered to। तो जो मर्चेंट बैंकर है ना वो एक डिवेंचर ट्रस्टी के जैसे भी काम कर सकते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिवेंचर ट्रस्टी के तौर पे काम करना। डिवेंचर ट्रस्टी बेसिकली क्या है, देखो जब कंपनी कोई डिवेंचर इश्यू करती है तो डिवेंचर ट्रस्टी का काम होता है कि जो जितने भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उनको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके, और जो डिवेंचर इशू की जो टर्म एंड कंडीशन है उनको भी जो है कंपनी से फुलफिल जो है वो करवाना, ठीक है। ये डिवेंचर ट्रस्टी उनको टास्क किया जाता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है डिवेंचर होल्डर को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिवेंचर ट्रस्टी है इसे अपॉइंट कौन करता है? पहला, इशू कंपनी जो सिक्योरिटी और शेयर्स को इशू करिए वो अपॉइंट करती है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अपॉइंट करती है, या फिर हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर बोथ है यहाँ से। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ईश्वर कंपनी। ईश्वर कंपनी खुद से ही यहाँ पर डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिवेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय कंपनी इज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द डिवेंचर एक्सीड। देखो डिवेंचर ट्रस्टी कंपनी, डिवेंचर ट्रस्टी को कंपनी कब यहाँ पर अपॉइंट करती है? अगर एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड जो है वो डिवेंचर का एक्सीड कर जाता है। तो वो जो स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है? 12 मंथ्स, 16 मंथ्स, 18 मंथ्स, 20 मंथ्स। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या हो? वो मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर कितना है जिससे अगर एक्सीड कर जाए डिवेंचर का मेच्योरिटी पीरियड तो डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना कंपल्सरी हो जाता है ईश्वर कंपनी के लिए। फटाफट से यहाँ बता दीजिए, 12 मंथ, 16 मंथ्स, 18 मंथ्स, या फिर 20 मंथ्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18 मंथ इज द करेक्ट आंसर। 18 मंथ हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि अगर कोई डिवेंचर यहाँ पर कंपनी ने इशू किया है और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 18 महीने से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना जरूरी है। तो ऑप्शन सी 18 महीने, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मर्चेंट बैंक ऑफर्स कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर, इट गिव्स एडवाइस रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो मर्चेंट बैंक है वो यहाँ पर कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। तो कौन कौन सी एडवाइस इस सर्विस के अंदर प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट को? पहला, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स है, कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर कितना हिस्सा डेट का है और कितना हिस्सा जो है वो इक्विटी का है। कहने का मतलब है कि कंपनी ने जो टोटल एसेट्स यहाँ पर बाय किए हैं कितना पैसा उन्होंने डेट का लगाया इन एसेट्स को बाय करने के लिए और कितना पैसा यहाँ पर इक्विटी का लगाया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5:1 है, इसका मतलब क्या हुआ
कि आपकी जो टोटल एसेट्स है उसके अंदर 1 रुपए इक्विटी वालों का लगा हुआ है, ऑनर वालों का लगा हुआ है, और 0.5 यानी कि 50 पैसे किसका लगा हुआ है, डेट वालों का लगा हुआ है। ठीक है, और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है, जैसे अगर ये रेशियो 1:1 हो जाएगी तो उतना ही कंपनी के लिए जो है वो खराब होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कॉर्पोरेट एडवाइस सर्विस के अंदर मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट को एडवाइस देता है कि भाई आप अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को कम से कम रखो, यानी कि डेट का पैसा आप कम यूज करो, इक्विटी से पैसा आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज जो है वो करो। ठीक है, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर से यहाँ पर रिगार्डिंग डिसीजन है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो एक कंपनी को जब भी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो दो तरीके से फंड्स अरेंज कर सकता है। पहला कि वो ऑनर से पैसा मंगवा लेता है, जिसको हम इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं, इक्विटी फंड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा डेट, कि वो ऑनर के अलावा थर्ड पार्टी से लोन ले सकता है, जैसे कि बैंक से ले सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, एनबीएफसी से ले सकता है। ठीक है, तो ये जो मिक्स यूज किया जा रहा है इक्विटी और डेट फंड का यूज करके फाइनेंशियल ऑपरेशन को जो परफॉर्म किया जा रहा है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। और एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आए और बेनिफिट भी ज्यादा हो। तो जो हमारा मर्चेंट बैंकर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हेल्प करता है कंपनी को, ताकि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसे जो है कैपिटल की जो कॉस्ट है वो भी कम हो, और साथ के साथ जो रिस्क है वो भी यहाँ पर कम से कम हो सके। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी सर्विसेज मतलब कि एडवाइसेस देता है कि जो कंपनी है वो कैसे अपने रिस्क को जो है वो मैनेज कर सकती है। यानी कि जैसे अगर वो कंपनी में कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो वो मर्चेंट बैंक कॉर्पोरेट कंपनी को कह सकते हैं कि भाई आप ना डिवर्सिफिकेशन का यूज करो, मतलब कि अपने पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करो, एक ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। साथ के साथ हैजिंग स्ट्रेटजी भी बतानी है, जिससे जो फ्यूचर में रिस्क हो सकता है उसको मैनेज किया जा सके। जैसे कि हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करने के लिए बताया जा सकता है कि आप इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज कर लो, ताकि रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज। तो ये जो एडवाइस है वो हमारा मर्चेंट बैंक जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो बेसिकली ये कुछ कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज है जो कि यहाँ पर मर्चेंट बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है।